नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है उसके लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे कि सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। हम इसके पहले के लेक्चर में देख रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जहाँ हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी की थी। 2 टाइप्स पढ़े थे हमने उसमें, उसके पार्ट्स के बारे में कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और ग्रेन्यूल से मिलकर बना होता है। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी, ठीक है। इस लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप के बारे में, कि उसका टाइप कितने टाइप का वो होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसके टाइप की, तो अगर हम टाइप की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इसको डिवाइड किया जाता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ, इस तरीके से आपको मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया था, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आपने देखा था, ठीक है। ये मैं बना देती हूँ ताकि आपको भी इजी लगे बनाना इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो जो मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि ऊपर मैंने क्या बताया था कि इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, ठीक है। इस तरीके से ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जिनको हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो जिन स्ट्रक्चर्स पे ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे ये नहीं प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसके प्रेजेंट होने की वजह से राइबोसोम के ये स्ट्रक्चर थोड़ा रफ टाइप का दिखने लगता है, थोड़ा सा रफी दिखने लगता है, इस वजह से इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। और जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम रफ एज वेल एज ग्रेन्युलर, क्योंकि ग्रेन्यूल दानेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी वजह से ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा आता है जिसे हम स्मूथ वॉल्ड या ये ए ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर कहते हैं, इसकी वॉल क्या होती है, एकदम स्मूथ होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, वॉल क्या है, एकदम स्मूथ है, इस पर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम ये पड़ा। अब दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पॉइंट की अगर बात करें तो पहला ही तो इनको डिफरेंशिएट किया गया है किसके, इनके ऊपर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर जो पा रहा है उसके ऊपर, उसके वजह से। तो पहला स्ट्रक्चर इनका ग्रेन्युलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ग्रेन्युलर होता है, दूसरा क्या होता है, एग्रेन्युलर। अब राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, राइबोसोम के बेसिस पे इनका डिवाइडेशन, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ इसी वजह से होता है क्योंकि उसके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि दूसरे पे नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 2/3 पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पाया जाता है और बाकी क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। और यहाँ पे 1/3 पार्ट पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो वो अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड मतलब उसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाएंगी, शाखाएं नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। जबकि स्मूथ वॉल्ड की अगर बात करें तो ये ब्रांच्ड होता है। अब मैंने आपको सिस्टर्नी के बारे में और इसके बाकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, ग्रेन्यूल्स, वेक्यूल्स। तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो वहाँ भी मैंने बताया था, तो जो सिस्टर्नी होती है वो मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने का काम करती है। तो जो सिस्टर्नी होता है वो किसका बना होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। और जब वहीं अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये किसका बना होता है, ट्यूब्यूल का बना होता है, ठीक है। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में स्टेबल रहने के ज़्यादा देर तक ये स्टेबल रह सकता है। अगर वहीं हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है। अब स्टेबिलिटी इसमें पाए जाने का रीज़न ये है कि इस पे राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं इसके और स्ट्रक्चर्स की जहाँ पे क्या पाया जाता है, तो इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आप सबको पता है कि राइबोसोम ही प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसमें मैंने आपको 3 साइट दिखाई थी, ए साइट, पी साइट और
ए साइट, पी साइट और ई साइट, ठीक है, कि किस तरीके से कोडॉन्स आते हैं और वो मिलकर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और एमिनो एसिड ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको राइबोसोम में बताई थी। इसी वजह से मैं ऑर्गेनेल्स को थोड़ा ऑर्डर में पढ़ा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको लिंक रहें, ठीक है, आप जान पाओ कि क्या बात हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की सेल्फ सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि ये लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है क्योंकि यहाँ पे आपका राइबोसोम एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें इनके प्रेजेंस की कि कहाँ पे ये ज़्यादा प्रेजेंस होते हैं, तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली पैनक्रियाटिक सेल में, लीवर सेल में और नर्व सेल में पाया जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम स्मूथ की बात करें तो ये आपके मसल सेल में और एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, तो आपके एडिपोज टिश्यू में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें और चीज़ों की, तो जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो नर्व सेल जो मॉडिफाइड होके नेजल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके नर्व सेल में मॉडिफाइड होके नेजल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये नेजल ग्रेन्यूल्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेजल ग्रेन्यूल्स बनाने का फॉर्मेशन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही बाद में हेल्प करता है फॉर्मेशन में न्यूरोट्रांसमीटर के। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में आप सबने पढ़ा होगा जब आपने नर्व कंडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, साल्टेटरी कंडक्शन और जो कंडक्शन, नर्व का कंडक्शन एक जगह से कैसे इम्पल्स, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम है। इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, एक्सॉन, साइटोन, डेंड्रॉन पाया जाता है और ये आप उसका एंड है और दूसरे नर्व तक क्या करना है, कंडक्शन करना है नर्व का। तो ये जो काम करते हैं ना इसको यहाँ तक पहुँचाने का, ये काम क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। कौन करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बनते हैं आपको, तो अब आपको पता हो गया कि कहाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और वहीं अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये क्या होते हैं कि आपके मसल्स में मॉडिफाइड होकर, मतलब थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर में चेंज होकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो आप पढ़ते हैं हर जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही अगर हम मसल्स में पढ़ रहे हैं तो उसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके मसल्स में कैल्शियम को स्टोर करने का काम करते हैं। एक नोट यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। मतलब इस तरीके से ये आपका हो गया RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंजेबल होता है। RER SER में चेंज हो सकता है और SER RER में चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से ये चेंजेबल होते हैं और ये जहाँ पे चेंज होते हैं उसे हम ट्रांजिशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि इनका केमिकल कंपोजिशन कैसे होता है, यानी केमिकली ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली लिपिड और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। किसका, लिपिड आप सबको पता होगा कि अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड हमारा दो स्ट्रक्चर से मिलकर, दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड। दूसरा होता है आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बना होता है। फैटी एसिड चेन इस तरीके से पाया जाता है और यहाँ पे इससे क्या होता है, ग्लिसरॉल अटैच होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पाया जाता है। फैटी एसिड में भी दो तरीके के पाए जाते हैं, म्यूफा और प्यूफा। पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे जब आप फैटी एसिड पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मुझे बताना सही लगा कि लिपिड आपका जो होता है वो मेनली दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। पहला आपका होता है फैटी एसिड, दूसरा होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। और प्रोटीन तो आप सब जानते हैं कि हमारे अमीनो एसिड जो है 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जिनको हम 20 अमीनो एसिड्स कहते हैं। उनके आप सब ने अपने BSc जो सेकेंड सेमेस्टर है वो आपका पूरा इसी पे बेस है, बायोमॉलिक्यूल और फिजियोलॉजी, तो उसमें जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो लिपिड कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि लिपिड इसमें ज़्यादा पाया जाता है। आप लिपिड को जानते हैं एम्फीफैटिक नेचर का होता है। लिपिड का सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर आप मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि एम्फीफैटिक नेचर का होता है। फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं उसमें। ये आपका हेड पाया जाता है जो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है। और दूसरा टेल होता है जो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर हेटिंग, ठीक है।
इस तरीके से। तो लिपिड कंटेंट आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ ज़्यादा पाया जाता है। अब हम कुछ स्पेशल फॉर्म के बारे में जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ स्पेशल फॉर्म पाए जाते हैं आपके प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो इनके स्पेशल फॉर्म में पाया जाता है उसमें हम डेस्मोटिब्यूल्स का नाम बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं। तो जो डेस्मोटिब्यूल्स होता है ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, केवल और केवल प्लांट सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच पासेस थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इज कॉल्ड डेस्मोटिब्यूल्स। तो जब आप प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाते वक्त बताया था कि ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये एक सेल हो गया इस तरीके से, और ये आपका दूसरा सेल हो गया, ठीक है, ये दूसरा सेल हो गया। इनके बीच में चीज़ों के आदान प्रदान के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सेल वॉल पढ़ाते वक्त मैंने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में आपको बताया था। और ये प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ प्रेजेंट होता है? जो पिट होता है, ठीक, पिट, यानी कि जो आपके सेल वॉल होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, वो ऑल ओवर इस पे क्या होते हैं? ऐसे सरफेस पे नहीं, कहीं कहीं जगह पे छूटे रहते हैं। जहाँ छूटे रहते हैं वहीं पे पिट का फॉर्मेशन होता है, और इसी पिट से प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सके, इसके लिए प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेस्मोटिब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो कभी भी आपको डेस्मोटिब्यूल्स नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सिम्पोर्ट, आप जब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो दो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है आपका सिम्पोर्ट और दूसरा होता है एंटीपोर्ट, ठीक है, एंटीपोर्ट। तो अगर कोई दो मॉलिक्यूल, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं, और एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे एंटीपोर्ट कहते हैं। जब आप ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे सेल में तो जानेंगे इसको, ठीक है। और ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। माइक्रोसोम की बात करें, अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जब आप अपर क्लासेस में, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे लैब्स बहुत अच्छे, तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जरूर होती है। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, यानी कि उसको हिला दे बहुत अच्छे तरीके से, तो उससे जो फ्रेगमेंट्स यानी कि उसके जो टुकड़े जनरेट होते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ दो स्पेशल स्ट्रक्चर थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इसके बारे में आपको जानना जरूरी था। आगे हम मूव करें इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है, कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब हेल्प करता है स्ट्रक्चर को शेप और साइज प्रोवाइड करने में, जैसे कि एंडोस्केलेटन और साइटोस्केलेटन वर्क करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने में, उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। ट्रांसलोकेशन में मटेरियल की हेल्प करता है डिफ्यूजन के द्वारा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करने में, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर इसको रिलेट करें, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इन सब का स्टोरेज करता है। ये लिपोप्रोटीन का स्टोरेज करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये लिपोप्रोटीन में और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में और उनके स्टोरेज में क्या करता है? हेल्प करता है। इसके कुछ और भी फंक्शन हैं, जैसे कि अगर बात करें तो एक स्पेशल टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, मैंने पहले भी बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि स्केलेटल मसल, बेसिकली कहाँ पे? स्केलेटल मसल में, ठीक है। मसल भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। तो जो स्केलेटल मसल होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं और कैल्शियम रिलीज करने का काम करते हैं, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा था बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मसल कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया है कि मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं और रिलैक्स कैसे करती हैं। तो कैल्शियम का वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीज का रोल होता है, तो आपके बारे में वहाँ पे मैंने बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, आपने पढ़ा होगा वैसे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये क्या करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। ये माइक्रो बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, जैसे पैराक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, स्फेरोसोम्स, ठीक है। इनसे ही क्या होते हैं? ये सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोड्यूस्ड ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस ग्लाइकोसाइलेशन अकर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ बात की जा रही है कि जो सारे प्रोटीन प्रोड्यूस्ड होते हैं जनरली कहाँ पे? जो मेम्ब्रेन बाउंड और राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम पाया जाता है वहाँ पे ये क्या होते हैं? जनरली सारे ग्लाइकोप्रोटीन कन्वर्ट होती हैं, और इस ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर बात की जाए आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ
यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है और इसमें इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।